गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने स्टार्ट किया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और एक चीज जो आपको नोटिस भी करनी है कि जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, लेकिन इसमें इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं है। तो नाम एप्रोप्रिएट होना चाहिए जब भी आप कहीं लिखें या बोलें। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता कि इसमें इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्यों नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम मोहित है तो रोहित बोला जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात को नोटिस में जरूर लाना है, जो मैं आपके सामने अब लेके आया हूं, क्योंकि मेनी टाइम मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर साइकोलॉजिकली बच्चे क्योंकि दो जगह इंडियन हैं और नोटिस नहीं कर पाते इस चीज को, तो वो गलती से इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लिख देते हैं। ऑल्दो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी ये पार्ट रह चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। क्लियर है? तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें इंडियन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है उसमें 3 चीजें होती हैं, मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं। सेक्शन 3 एंड ऑनवर्ड्स मेन टेक्स्ट शुरू हो जाता है उसका। और किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले वी हैव टू स्टडी द चार्जिंग सेक्शन ऑफ दैट एक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन हमें बताता है विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर कवर्ड अंडर ए पर्टिकुलर एक्ट। जो भी आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वो किस एक्ट से रिलेट करेगी, तो वो चार्जिंग सेक्शन का काम है। तो चार्जिंग सेक्शन है इसके अंदर सेक्शन 4, और सेक्शन 4 हमें बताता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सबसे पहले में ये तो मालूम हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है क्या, बिकॉज कोई ट्रांजैक्शन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ही नहीं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे मेन है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है आप मेरे साथ बोलेंगे और एक मेथोडोलॉजी को ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे कि जब आप परिभाषाएं लिखें तो गलती ना हो। अपने मन से क्वेश्चन पूछे ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या होता है? इन विच सेलर क्या करता है? सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। तो मैंने दोनों का रोल बताया था आपको कि ट्रांसफर का क्या रोल है और एग्री टू ट्रांसफर का क्या रोल है। क्या चीज ट्रांसफर करेगा? द प्रॉपर्टी। यहां पर जो वर्ड है उसका मीनिंग प्रॉपर्टी है, उसका मीनिंग ओनरशिप है, लेकिन जो करेक्ट वर्ड यूज किया गया है तो आपको मालूम होना चाहिए। द प्रॉपर्टी किस चीज में प्रॉपर्टी है? ऑफ गुड्स। किसे ट्रांसफर करेगा? टू ए बायर। किसके बदले में ट्रांसफर करेगा? फॉर ए प्राइस। अपनी तरफ से वर्ड चेंज मत कीजिएगा। जो की लाइन है, जैसे आपने बोला फॉर ए कंसिडरेशन, नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ये 11th 12th नहीं है पहली बात तो, और प्लस लॉ का पेपर है। लॉ के पेपर में जरा सी जो टर्मोलॉजी है, बच्चे यही तो गलती करते हैं। इसी को तो हमें नोटिस में लाना होता है। तो गलती करें आप, बहुत अच्छी बात है, हमें भी मालूम चलता है कि बच्चे क्या क्या सोचते हैं। और ये वैसी गलतियां हैं, आप सोचिए कि आप कभी मेरे से कोई क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक कॉन्फिडेंस भरा हुआ है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट करेक्ट। जो आप कह रहे हैं कि सर प्राइस को हमने कंसिडरेशन लिख दिया, तो आपको क्या लगता है सही है? आपने मेरे से क्वेश्चन थोड़ी करा उस चीज के बारे में, जबकि वो गलत है। यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है वो प्राइस यूज हो रहा है, तो प्राइस ही आपको लेना है। अब आप में से ये क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, सर कंसिडरेशन ले लिया तो क्या गलत हो जाएगा?
कंसिडरेशन का मतलब एक्ट में अलग है, प्राइस का मतलब अलग है। जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करते हैं तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। दैट समथिंग कैन बी इन मॉनेटरी टर्म्स और नॉन मॉनेटरी टर्म्स, बट प्राइस हियर मीन्स ओनली मनी कंसिडरेशन। प्राइस हियर मीन्स ओनली मनी कंसिडरेशन, यानी कि आपने वर्ड चेंज करा तो इसका मतलब है एक्ट का सेंस ही चेंज कर दिया ना आपने, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कंसिडरेशन वर्ड लगाते हो प्राइस की जगह तो मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है, उसकी कंडीशन कुछ और निकल के आ रहे हैं। तो ये बड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो वोकैबुलरी इन्होंने बता रखी है, जो डेफिनेशन इन्होंने बता रखी है, दैट कैन नॉट बी चेंज। वो परिभाषाएं चेंज नहीं हो सकती हैं। गुड्स बता रखा है, प्राइस बता रखा है, आप उन वर्डों को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये मैंने ये भी डिस्कस किया था आपके सामने। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो हैं, एक तो सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है, उसे बार बार हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट में सेल एंड बाय टू सेपरेट पर्सन होनी चाहिए, गुड्स होनी चाहिए, गुड्स की डेफिनेशन बता दी, प्राइस बता दिया, फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमने एक्सप्लेन कर दिया। यूनिट 2, जैसा कि नाम से पता लग रहा है आपको, टाइप्स ऑफ गुड्स। यूनिट 2 हमें बताता है कि एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर। एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर। तो एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 3 टाइप्स ऑफ गुड्स आर प्रेजेंट। आप सोचिएगा, टेक्निकलिटी को पहचानिएगा। और जब मैं बोलूं टेक्निकल तो इट डज नॉट मीन कि इट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। मेरा मतलब ये नहीं होगा कि ये समझने में मुश्किल होगा। कई बार जब हम टेक्निकलिटी की बात करते हैं तो हम आभास होता है कि कोई मुश्किल सी चीज है। इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस। आप कोई ऐसी चीज नहीं करने जा रहे हैं कि जिसमें माइंड बहुत लगेगा। जब भी मैं टेक्निकल बोलता हूं तो सिंपली इट मींस कि जो आप नॉर्मल सोचते हैं लॉजिकली, उससे हटके है चीज, बस उसे भी पहचान लीजिए। आप लीगल भाषा को भी पढ़ लीजिए तो टेक्निकलिटी दूर हो जाएंगी। आम पर्सन के लिए गुड्स है, लेकिन यहां पर इन्होंने गुड्स को फर्दर डिवाइड कर रखा है 3 पार्टों में। पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स, सेकंड है असर्टेन गुड्स, नहीं एग्जिस्टिंग गुड्स है, फ्यूचर गुड्स है, वो कंटिजेंट गुड्स है। एग्जिस्टिंग गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। Existing goods are further divided into 3 categories. One is specific, second is ascertain, and another is unascertain goods. आप मार्केट से कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो इतने तरीके के गुड्स हैं। आप एक मोबाइल लेने भी जाते हैं, आप एक फर्नीचर डीलर की दुकान पर फर्नीचर लेने के लिए जाते हैं, आप बाजार से फल खरीदने के लिए जाते हैं, हर जगह सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा। तो ये भी मैंने कल क्लियर कर दिया था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट केवल एक शॉपकीपर और एक कस्टमर के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता। जो आप घर का पुराना सामान बेचते हैं तो आप शॉपकीपर की कैटेगरी में तो नहीं आते, लेकिन आप सेलर तब भी हैं। सिंपली 2 पर्सन एक सेलर की भूमिका में हो और एक बायर की भूमिका में हो, वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? अभी मैं जब एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, क्योंकि आज के पूरे लेक्चर में बस यही टाइप ऑफ गुड्स हो पाएगा, तो एक ग्राहक कस्टमर एक शॉपकीपर के पास जाता है
और वो मोबाइल परचेज करता है, हो सकता है कि उस ग्राहक के लिए वो मोबाइल खरीदना उसके असर्टेन गुड्स में आता हो या स्पेसिफिक गुड्स में आता हो, और दूसरा ग्राहक जब वो उसी मोबाइल को खरीदता है तो उसके लिए अनअसर्टेन की कैटेगरी में आता हो। यानी कि ये गुड्स की नेचर पर खाली निर्भर नहीं करेगा कि गुड्स की नेचर क्या है, ये निर्भर गुड्स की नेचर प्लस बायर की रिक्वायरमेंट और परिस्थिति के ऊपर करेगा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को अंजाम दिया गया है। इज इट क्लियर? वन बाई वन करके मैं एक एक एक्सप्लेन करता हूं, वो समझिएगा। समझना इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी आगे केस स्टडी आएंगी, उन केस स्टडी का आंसर ही तब कर पाएंगे क्योंकि रूल चेंज है। अगर फ्यूचर गुड्स है तो उसके लिए रूल चेंज हो जाते हैं, कंटिजेंट गुड्स है उसके लिए रूल चेंज हो जाते हैं, असर्टेन गुड्स है उसके लिए रूल चेंज हो जाते हैं। तो आप रूल लगाएंगे कौन से, जब तक आप यही केस स्टडी में यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम किस गुड्स की बात कर रहे हैं। लॉ मेकर्स ने अगर इसके काइंड दिए हैं, टाइप दिए हैं, तो उसका यूज भी बोला होगा। अगर इसके टाइप नहीं दिए होते, अगर यूज डिफरेंट नहीं होता, तो टाइप को अलग अलग करने की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। क्लियर? तो तीन तरीके के गुड्स हैं, मेरे साथ आप बोलेंगे एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिजेंट। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब थ्री कैटेगरी। वन इज स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। ये है एग्जिस्टिंग गुड्स की फर्दर सब डिवीजन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, एग्जिस्टिंग गुड्स मीन द गुड्स विच आर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन द पोजेशन ऑफ द सेलर। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होते हैं, सेलर के पोजेशन में होते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? अब हो सकता है कि आपके मन में एक क्वेश्चन जन्म ले रहा हो, सर इसमें बताने की क्या बात है कि आदमी बेचेगा तो वही जो उसके पास होगा। ऐसा नहीं होता। हम वो भी बेच सकते हैं जो हमारे पास पोजीशन में नहीं है, उसी को तो फ्यूचर गुड्स कहते हैं। और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट तो होते ही फ्यूचर गुड्स के हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि आपको कोई रेयर चीज की रिक्वायरमेंट है जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं रहती है, और आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, अपनी डिमांड बताते हैं, तो शॉपकीपर कहता है कि एडवांस जमा करा जाओ, क्योंकि उन्हें पता है वो ऑलरेडी उसका अवेलेबल स्टॉक नहीं रखता है, कभी कभार कोई ग्राहक आता है। तो ऐसे केस में ग्राहक की मजबूरी हो जाती है और वो क्या कहता है, एडवांस भी जमा करा के चलता है। तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? वो फ्यूचर गुड्स का ही तो है। वो कहां है सेलर के पास? समझ में आ रही है बात? तो जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंपनी टू कंपनी होते हैं, बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो तो होते ही सब फ्यूचर गुड्स पर है। क्योंकि उस केस में जो कस्टमर होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। आपने सुना होगा कई बार कि यूपी गवर्नमेंट जो है छात्राओं को, मेधावी छात्राओं को फ्री लैपटॉप बंटवा रही है। डेल का लैपटॉप है, एचपी का लैपटॉप है, तो क्या लगता है यार 30-35 हजार रुपए का तो कम से कम होगा। 2-3 हजार 4 हजार रुपए के लैपटॉप होते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाती है।
सेम लैपटॉप आपका 5,000 का भी है, सेम लैपटॉप आपका 2 लाख का भी है, वो तो डिपेंड करता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मोबाइल तो मोबाइल है, 1,000 रुपए से लेकर स्टार्ट हो जाता है और 1.5 लाख रुपए तक जाता है। बात दोनों ही मोबाइल से होती है, लेकिन उसके अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या डले हुए हैं, क्या क्या वो काम कर सकता है, क्या स्पीड है, क्या रैम है, क्या रोम है, इन छोटी छोटी बातों पर डिपेंड कर जाता है। तो B2B जितने भी काम होते हैं, कई बार क्या होता है, बहुत पहले चला करते थे, अब तो ये सब स्कीमें बंद हो गई हैं, कि आइडिया है, एयरटेल है, जियो है, जब ये लोग आए थे तो शुरुआत में क्या करते थे कि कनेक्शन के साथ, क्योंकि उस समय उन्हें लोगों को मोटिवेट करना था कि हर एक आदमी के पास मोबाइल चला जाए, हर एक रिक्शे वाले के पास, इवन भिखारी के पास भी मोबाइल चला जाए, तो ये काम जियो ने किया। 500 रुपए में मोबाइल भी और प्लस कनेक्शन भी। 500 रुपए की ऐसी अमाउंट थी कि मोबाइल के नाम पर हर कोई भी कर सकता था। वो मोबाइल रिलायंस जियो तो नहीं बनाती, वो या तो सैमसंग बना रही होगी, या एलजी बना रही होगी, या जो और भी कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरिंग की वो बना रही होंगी। तो आपको क्या लगता है कि रिलायंस जियो ने 4,000 रुपए का मोबाइल खरीद के 500 रुपए का दिया होगा? अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने कहा कि 10 लाख मोबाइल बनाइए, इस रेट में हम आपका मोबाइल खरीदने के लिए तैयार हैं, हमें ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, ये रिक्वायरमेंट चाहिए। तो सैमसंग कंपनी और रिलायंस जियो के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सैमसंग कंपनी एग्री हुई वो डिलीवर करने के लिए मोबाइल, लेकिन वो सब क्या है, फ्यूचर गुड्स। अभी सैमसंग कंपनी के पास वो वाले मोबाइल है ही नहीं। वो जब भी कंपनी फ्री में देती है आपको कोई, आप देखना एग्जैक्ट मॉडल आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो होते ही नहीं है, वो बनते ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो 500-500 रुपए में मोबाइल जियो ने बांट दिए, वो आप दुकान पे वैसे लेने जाओ, होगा ही नहीं उसकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार। जो यूपी गवर्नमेंट ने लैपटॉप बांट दिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन का आप लैपटॉप लेने जाओ, वो इतनी खराब कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो मार्केट में बिक ही नहीं सकते। गेटिंग दिस पॉइंट? तो एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में बात कर रहा था मैं, उसकी बात करते करते फिर हम लोग फ्यूचर गुड्स की तरफ भी चले गए। तो एग्जिस्टिंग गुड्स मीन द गुड्स which are either owned or possessed by the seller at the time of contract of sale. The existing goods may be specific, certain or uncertain as follows. ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टिंग गुड्स में वर्ड मैंने क्या यूज किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों ही बातें आ जाती हैं, समझ आ रही बात? जब मैं फ्यूचर गुड्स की बात करूंगा तो आप देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, मैं पहले से बता रहा हूं, फिर हम जब उसे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और कल ही बता दूंगा मैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये एग्जिस्टिंग गुड्स 3 तरीके से फर्दर डिवाइड होता है। एक है स्पेसिफिक, दूसरा है असर्टेन, तीसरा है अनअसर्टेन। गुड्स वही है, गुड्स में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन वो स्पेसिफिक होगा, असर्टेन होगा, अनअसर्टेन होगा, वो डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि क्योंकि सारा का सारा लैंग्वेज का ही गेम है। जब केस स्टडी आएगी आपको लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दिक्कत यह है लो के पेपर में कि जो भी आप आंसर लिख के आते हैं वो आपके हिसाब से तो ठीक है ही है, आप उम्मीद करते हैं कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाए आपके, लेकिन जब आप रिजल्ट आता है तो सरप्राइज होते हैं कि यार इतना तो बेकार पेपर गया भी नहीं था मेरा। तो स्पेसिफिक गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, लैंग्वेज में भी कुछ नहीं रखा। लैंग्वेज तो आप 50 बार पढ़ लें तो भी मतलब नहीं निकाल पाओगे। जब मैं समझा दूंगा तो जो नोटिस में लाना चाह रहा हूं बात,
तब आपको समझ में आएगा अच्छा इस लैंग्वेज का मतलब ये निकल के आ रहा है। अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में अंतर ना समझाऊं, आप 5000 बार पढ़ लीजिएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि क्या डिफरेंस है और कहां पे कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए। जब एक बार मैं समझा दूंगा तो आपकी नजर बार बार वहीं जाएगी। तो लो पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी लैंग्वेज पर कमांड भी बड़ी जबरदस्त हो जाती है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। वकीलों का काम क्या है? शब्दों के जादूगर होते हैं अच्छे वकील। शायर का काम क्या है? वो भी शब्दों का बाजीगर होता है। आप और हम लोग वो काम नहीं कर सकते। शब्दों से खेलना आता है, वकील का भी काम यही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट और सेल करते समय कस्टमर इज वेरी मच क्लियर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, यानी कि क्लियरिटी उसके दिमाग में पहले है और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल वो बाद में कर रहा है। समझ लीजिएगा बात। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल का मतलब क्या होता है? बाकी सब टर्म्स एंड कंडीशन तय करना, प्राइस क्या होगा, उसकी वारंटी क्या होगी, गारंटी क्या होगी, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, डिलीवरी कैसे होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट और सेल करने से पहले इफ यू आर वेरी मच क्लियर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, देन इट इज ए केस ऑफ specific goods. If you are not clear, then it is a case of uncertain goods. Uncertain हुआ या specific हुआ, दोनों हैं तो existing goods का एग्जाम्पल। अगर आपके पास सेलर के पास एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स आर नॉट इवन possessed, तो इसका मतलब है वो एग्जिस्टिंग गुड्स है ही नहीं। एग्जिस्टिंग गुड्स होगा ही तब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, सेलर के पास ओन्ड या पजेस्ड होना जरूरी है। अब बात आती है, तो एग्जिस्टिंग तो हो गया वो, अब बात आती है ग्राहक के बर्ताव के ऊपर। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय यू आर क्लियर, देन इट इज ए स्पेसिफिक गुड्स, एंड इफ यू आर नॉट क्लियर एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, कौन सा यूनिट आपको चाहिए, तो तब ये बनेगा आपका अनसर्टेन गुड। अब फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आदमी कॉन्ट्रैक्ट और सेल तो बाद में करेगा, पहले तो वो क्लियर होगा। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन मुझे भी बड़े परेशान करते थे। तो ऐसा नहीं है। पहले मैं अनसर्टेन की बात कर लेता हूं, और अनसर्टेन और असर्टेन में तो केवल टाइमिंग डिफरेंस होता है। आई एम प्लानिंग टू चेंज ऑल माई कोचिंग फर्नीचर एंड प्लानिंग टू सेल। मार्केट में पता है कि सेव क्लास से अपना जो पुराना फर्नीचर है सेल करने जा रहा है, तो जो लोग कोचिंग चलाते हैं वो लोग मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास जितना फर्नीचर है जरूरी नहीं है कि सबको एकदम ही सारे के सारे फर्नीचर की रिक्वायरमेंट हो। पॉसिबल। अब एक बंदा आया, अब जिस हॉल में आप पढ़ रहे हैं उसमें सपोज कीजिए कि 50 ये बेंच पड़ी हुई है। उसने देखा हालत क्या है बेंचेस की, वो मेरे से नेगोशिएट करता है कि जी आई वांट टू परचेज 20 सेट ऑफ बेंचेज, मुझे 50 बेंचेज नहीं चाहिए, 50 पड़ी हुई हैं, मास पड़ा हुआ है प्रोडक्ट का, लेकिन वो क्या कहता है 20 बेंचेज। इस तरह में ऐसे ही तो होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो डिलीवरी कब लोगे, पैसा कैसे दोगे, कब दोगे, ये सब बातें हो जाएंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट और सेल की बातें हो गई। तो
ये अनसर्टेन गुड्स का एग्जाम्पल है। क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट और सेल करते समय पता है कि एग्जैक्ट कौन सी 20 बेंच है? 50 में से कोई सी भी ले जाओगे 20। वो तो छांटने का काम, एप्रोप्रिएशन जिसे बोलते हैं, असर्टेनमेंट जिसे बोलते हैं, वो तो बाद में ही होगा। पहले तो इस तरह की चीजों में आप सौदा तय कर लेते हो ना। आप बाजार से फ्रूट्स लेके आते हो, आपने कहा भाई इस समय खरबूजों का सीजन है, आम का सीजन है, सब्जी वाले भाई क्या रेट चल रहे हैं? उसने कहा 50 रुपए किलो। उसका तो ठेला भरा हुआ है। अरे मुझे 5 किलो लेना है, कुछ कम लग जाएंगे क्या? तो 40 रुपए किलो लग जाएंगे। उसके पास तो 50 किलो सामान है, उसमें 5 किलो आपको चाहिए, तो क्या एग्जैक्टली कौन से वाले खरबूजे 5 किलो? पहले कॉन्ट्रैक्ट तो सेल हो गया, प्राइस के बारे में तय हो गया। उसके बाद आप छांटना शुरू करते हो, उसे नाक से लगाना शुरू करते हो कि हाँ मिठास की खुशबू आ रही है नहीं आ रही है। फिर 2 रिजेक्ट करोगे, फिर तीसरा आएगा, फिर उसे अपनी पॉलिथीन में भरोगे। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अनअसर्टेन गुड। लेकिन जो अनअसर्टेन है वही कुछ समय बाद असर्टेन भी होंगे, क्योंकि जिस समय आप पॉलिथीन में भरना शुरू करते हो, 50 किलो ठेले पे माल है, तो 50 किलो में से कोई ना कोई सा तो 5 किलो लेके जाओगे ना। तो जो 5 किलो छांट लोगे वो क्या हो जाएगा? असर्टेन गुड। मेरे 50 सेट ऑफ बेंचेज यहां पड़े हैं। जब कोई ग्राहक मेरे पास आता है, वो कहता है 20 सेट ऑफ बेंचेज मुझे चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया, लेकिन जब वो 20 छांट के ले जाएगा तो वो 20 सेट ऑफ बेंचेज इज कॉल्ड असर्टेन गुड्स। तो अनअसर्टेन गुड्स और असर्टेन गुड्स का एग्जांपल समझ में आ गया। स्पेसिफिक गुड्स क्या है? यहां पर आप आइडेंटिफिकेशन बाद में करते हो, कॉन्ट्रैक्ट और सेल पहले करते हो। स्पेसिफिक गुड्स क्या होगा? जहां पर असर्टेनमेंट पहले होगा और कॉन्ट्रैक्ट और सेल बाद में होगा। यानी कि जो तय होंगी टर्म्स एंड कंडीशन वो बाद में होंगी। पहले आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, वो छांट के अलग रख दोगे। आप सर्राफे में जाते हैं, सर्राफ की दुकान पे जाते हैं, आपको एक रिंग परचेज करनी है। क्यों? गोल्ड थोड़ी परचेज कर रहे हो, रो गोल्ड थोड़ी परचेज कर रहे हो कि उसने बता दिया 24 कैरेट का दाम ही है, 20 कैरेट का दाम ही है, 18 कैरेट का दाम ही है। आप नॉर्मली बातचीत के दौरान ये तो पता कर सकते हो कि आज भाव क्या चल रहा है। लेकिन जब आपको रिंग परचेज करनी है, नेकलेस परचेज करना है, उसने आपके सामने कई सारे डिजाइन, ये रिंग कई सारे डिजाइन के नेकलेस लगा दिए, हर डिजाइन अपने आप में अलग अलग है। फिर एक आप पिक करते हो, ये रिंग मुझे पसंद आ रही है, ये मेरी उंगली में, मेरे हाथ में बड़ी जचेगी। अब आप बात करते हो कि इस रिंग का प्राइस क्या है। फिर वो कैलकुलेशन पे आ जाता है कि इतना इसमें 18 कैरेट में बनी हुई है, 20 कैरेट में बनी हुई है, डिजाइनिंग के चार्जेस इतने हैं, मेकिंग के चार्जेस, क्योंकि मेकिंग के चार्जेस भी हर चीज के एक थोड़ी होते हैं, डिजाइनिंग के ऊपर निर्भर करता है। तो दैट एग्जाम्पल इज स्पेसिफिक गुड, क्योंकि आपने एग्जैक्ट पीस कौन सा है वो पहले अपने दिमाग में तय कर लिया, उसके बाद आप बात करोगे। क्योंकि उसके बाद बात करने के बाद भी बिगड़ सकती है, माना आपको रेट समझ में नहीं आ रहे, डिजाइन तो समझ में आ ही चुका था आपको, माना रेट समझ में नहीं आ रहे आपको, मेकिंग चार्ज बहुत ले रहा है वो बंदा, तो आप कीमत छोड़ के नहीं आ जाते डिजाइन पसंद आने के बाद भी। लेकिन फल की दुकान पे क्या करते हो? आप पहले रेट तय करते हो, उसके बाद छांटने का काम करते हो। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, लेकिन दोनों हैं तो एग्जिस्टिंग गुड्स ही। तो स्पेसिफिक गुड्स, दीज आर द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट और सेल इज मेड। फॉर एग्जाम्पल, ए स्पेसिफाइड टीवी, VCR, कार, रिंग। क्लियर है? असर्टेन, पहले अनसर्टेन पढ़िए। These are the goods which are not identified and agreed upon at the time when a contract of sale is made, that is goods in stock or lying in lots. Ascertain goods,
गुड्स आर सेट टू बी असर्टेन व्हेन आउट ऑफ ए मास ऑफ अनअसर्टेन गुड। असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स में अंतर नहीं है, केवल टाइमिंग डिफरेंस होता है। जो चीज अनअसर्टेन है वो कुछ समय बाद असर्टेन जरूर बनेगी। तो गुड्स आर सेट टू बी असर्टेन व्हेन आउट ऑफ ए मास ऑफ अनअसर्टेन गुड्स द क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड, यानी कि आउट ऑफ ए मास ऑफ अनअसर्टेन गुड जो क्वांटिटी निकाली जाएगी, फोर इज आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड फॉर ए गिवन कॉन्ट्रैक्ट। आप उसे एक्सट्रैक्ट करके आइडेंटिफाई करके अलग करोगे। सेट असाइड का मतलब होता है एक गिवन कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे अलग कर लोगे कि मुझे ये वाली चीज घर ले जानी है। 10 when part of the goods lying in bulk are identified and earmarked का मतलब भी क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन for sale, such goods are termed as certain goods। क्लियर हो गई बात? ईयर मार्क का मतलब भी होता है कि उसे आइडेंटिफाई करना, सेपरेट करना, पहचानना। क्लियर हो गई? जैसे अगर हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहां पे अलग अलग टाइप के कपड़े देखते हैं, फिर उसमें से छांटते हैं, उसके बाद उसके लिए रील करते हैं, तो फिर वो स्पेसिफिक में आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि पहले आपने छांट लिया, उसके बाद आप प्राइस वगैरह की जो टर्म्स रेंज बताना कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल थोड़ी हो गया कि मुझे इतने से इतने चाहिए, कोई आपने तय थोड़ी कर लिया उस समय। क्लियर? फ्यूचर गुड्स विच आर नॉट इन पोजेशन इन द हैंड्स ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल भाषा। और इनमें आप चेंज कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक लाइन में ही लिखनी है। जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड दो तरीके से आते हैं, या तो दैट वर्ड इज डिफाइंड, यार गुड्स डिफाइंड है, प्राइस डिफाइंड है, तो इन्हें आप इंटरचेंज नहीं कर सकते कि प्राइस को किसी और वर्ड से रिप्लेस कर दिया, गुड्स को किसी और वर्ड से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज दी टर्मिनोलॉजी आर डिफाइंड। लेकिन जो चीज डिफाइंड नहीं है, एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश यूज हो रही है, तो वो तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है? फ्यूचर गुड्स मीन गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, अभी है नहीं, और प्रोड्यूस्ड, और अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते, हो सकता है आप ट्रेडर करते हो, और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। याद करने का तरीका क्या है नहीं ना उसके बाद, तो टू बी मैन्युफैक्चर्ड, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो टू बी मैन्युफैक्चरर, टू बी प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में क्या अंतर होता है तो बताएगा। और जो जरूरत नहीं है इतनी डिटेल में जाने के। हाँ, तो सेकेंडरी से मतलब नहीं है, मतलब बेसिकली प्रोडक्शन जो वर्ड इस्तेमाल होता है जनरली प्रोड्यूस जो लैंड से रिलेटेड होती है। अच्छा अच्छा। और टू बी एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आगे ध्यान से समझिएगा। देयर कैन बी एन एग्रीमेंट टू सेल ओनली, देयर कैन बी एन एग्रीमेंट टू सेल ओनली। जब आप एग्जिस्टिंग गुड्स में गए थे तो वहां पे क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार को एग्रीमेंट टू सेल की जगह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक बार को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सेल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों लिखा हुआ है कि यहां केवल एग्रीमेंट टू सेल ही होगा? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? जो चीज सेलर के पास ही नहीं है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या अंतर होता है? सेल में क्या होता है? इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एग्रीमेंट टू सेल में एट ए फ्यूचर डेट। तो ये कैसे पॉसिबल है? जो सेलर के पास है ही नहीं है, जब सेलर ही उसका ओनर नहीं है तो वो आपको ओनरशिप दे दे। दैट्स वाई फ्यूचर गुड्स का केवल एग्रीमेंट टू सेल ही पॉसिबल होगा। जो एग्जिस्टिंग गुड्स है वो मर्जी है, आप चाहे इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर की बात कर लें क्योंकि उसके पास है, और फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। समझ आ रही बात आपके? There can be no sale in respect of future goods because one cannot sell what he does not possess. X agrees to sell to Y.
X agreed to sell to Y all the crop to be grown at his farm in Haryana during the year 2000 season for a sum of 1 lakh. This is an agreement to sale of future goods and not a sale. किसानों की जो फसलें होती हैं इसी तरह सेल होती हैं। पहले से जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं पूरे पूरे बाग खरीद लेते हैं कि जो आपकी 2026 में पैदावार होगी, पूरे के पूरे आम हमारे हुए, पूरे पूरे गेहूं की फसल हमारी हुई। पैदा तो बाद में ही होती है ना वो। अब बहुत सारे और एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। कंटिजेंट गुड्स पढ़िएगा। कंटिजेंट तो आपने अकाउंट्स में भी कई बार पढ़ा होगा, डिपेंड अपॉन समथिंग। तो कंटिजेंट गुड्स क्या है कि एक्विजिशन ऑफ दैट गुड्स, परचेजिंग और सेलिंग ऑफ दैट गुड्स डिपेंड अपॉन सम इवेंट। कोई भी कंडीशन अटैच्ड या तो बायर की तरफ से या सेलर की तरफ से है तो दैट गुड्स इज ए कंटिजेंट गुड्स। क्लियर होगी बात ये? These are the goods the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen. X agrees to sell to Y all the crops to be grown at Z farm in Haryana. यहां पे ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट हो रहा है। बेसिकली तीन लोग इन्वॉल्व हैं। एक्स वाई को वो सारी क्रॉप बेचने के लिए एग्री होता है जो जेड के फार्म में होंगी फॉर ए सम ऑफ 1 लाख, बशर्ते कि इफ जेड सेल द सेम टू एक्स। बेचेगा तो एक्स तभी जब पहले जेड तो बेच दे। तो दिस टाइप ऑफ गुड्स इज कॉल्ड कंटिजेंट गुड्स। तो दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल कंटिजेंट गुड बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रॉप डिपेंड्स ऑन इट्स सेल बाय जेड। एक जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति, फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशन, आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। मेरे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मुझे आपको सीए फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट कराना है, आप भी एक लायबिलिटी में है कि आपको मुझे फीस देनी है, मेरी लायबिलिटी है सर्विसेज देने की, आपकी लायबिलिटी है फीस देने की। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दोनों के राइट्स हैं, दोनों की लायबिलिटी है। मेरा राइट्स है फीस एक्वायर लेना, आपका राइट्स है मेरे से सर्विसेज लेना। मेरी जिम्मेदारी लायबिलिटी है मुझे सर्विस देना, आपकी लायबिलिटी है फीस देना। हम दोनों एक लीगल बंधन में बंधे हुए हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब अच्छा बताइए कि और भी बच्चे सीए कर रहे होंगे। अब कोई कहता है कि सर मेरे पेपर नजदीक आने वाले, मेरे टेस्ट पेपर ले लीजिए, मुझे तैयारी करा दीजिए, तो लीगली मैं बंधा हुआ हूं क्या? हो सकता है नैतिक तौर पर मैं सपोर्ट कर लूं, क्या किसी के पेपर हैं, छूटा हुआ है कुछ, लेकिन लीगली तो जिम्मेदारी नहीं है ना मेरी। लीगली तो जिम्मेदारी आपके साथ है, क्योंकि आपके साथ मेरा क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हुए। लेकिन ये जिम्मेदारी हमेशा रहती है क्या? आपने फीस दे दी, आप इस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गए। अब आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं है। मैंने आपका कोर्स समाप्त करा दिया सही तरीके से, तो मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। इस तरह की चीजों को कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। और भी मेथड हैं, लेकिन क्योंकि यहां पे जिक्र आ रहा है, अब मुझे बताइए कि कंटिजेंट गुड्स और फ्यूचर गुड्स, अगर फ्यूचर गुड्स अवेलेबल नहीं करा पाया सेलर, लॉजिक से बताइएगा, मत देखिए इसमें, जितना आप लॉजिकली रिलेट कर पाएंगे तो उतना याद कम करना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि आप हर जगह लॉजिक से रिलेट कर पाएंगे, कोशिश मैं करूंगा। लॉजिक और कॉन्सेप्ट में वैसे अंतर होता है, आपको मालूम है? व्हाट इज लॉजिक एंड व्हाट इज कॉन्सेप्ट? लॉजिक वो चीज होती है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एज पर योर ओपिनियन। कॉन्सेप्ट वो होते हैं कि जिन लोगों ने सब्जेक्ट को बनाया,
मैंने हम लो की बात करते हैं तो लो मेकर। ऐसा नहीं होता लो बनाते वक्त कि निर्मला सीतारमण को कुछ लिखने की आदत है, उसने कुछ लिखना शुरू करा, उन्होंने कहा जी कल से लो है। हर शब्द के पीछे उसकी कुछ थॉट प्रोसेस होगा। पूरी जो टीम लगी हुई है लो मेकिंग प्रोसेस में, उनकी एक सोच होती है, उसी के बाद इंप्लीमेंटेशन होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। उस सोच को अगर आप पकड़ लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लॉजिक में। लेकिन अगर आप उस सोच को नहीं पकड़ पाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा ठीक है सर याद कर रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तो हर चीज के कॉन्सेप्ट को लॉजिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा और 99% तक कर भी दूंगा। लेकिन 1-8% हो सकता है कि आपको मैं जस्टिफाइड ना कर पाऊं क्योंकि आपका माइंड उतना भी सोच नहीं पा रहा, उतना बड़े स्तर पर सोच नहीं पा रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप पॉलिसी मेकिंग में थोड़ी हैं, आपको थोड़ी पता है क्या क्या समस्या आ रही हैं। लॉजिक में कन्वर्ट होने से पहले आपको उसके पूरे के पूरे दिक्कतों के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा वो ऐसी चीज, या लोग कानून बना तो क्यों ऐसा बना। समझ आ रही बात? तो आप मुझे बताइए कि फ्यूचर गुड्स अगर सेलर एक्वायर नहीं कर पाता है, अब बाद में कहता है जी मैं कॉन्ट्रैक्ट और सेल जो एग्रीमेंट टू सेल में रद्द कर रहा हूं, तो क्या वो डिस्चार्ज हो जाना चाहिए बिना कुछ कंपनसेशन दिए हुए? डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है कि मुक्त भी हो गए और दूसरी पार्टी आप लोग कुछ कर भी नहीं पाएगी। एक होता है आप कुछ मुक्त तो होना चाहते हो लेकिन उस केस में दूसरी पार्टी को, जो एग्रीड पार्टी है जिसकी कोई गलती नहीं है, उसे आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। मैंने आपसे एक फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया और मैं समय पर नहीं एक्वायर कर पाया, तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। या तो मुझे अवेलेबल कराना पड़ेगा आपको, अदरवाइज वन शुड रेडी टू कंपनसेट द अदर। सेलर शुड बी रेडी टू कंपनसेट द बायर। कंटिंजेंट गुड्स में बताइए कि अगर सेलर एक्वायर नहीं कर पाया, कंटिंजेंट गुड्स को अवेलेबल नहीं करा पाया, तो सेलर को आजाद हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए विदाउट पेइंग कंपनसेशन? यहां हो जाएगा। पूछिए में से, अगर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए तो पूछिए में से क्यों। आप सोचिए, मैंने एक शर्त पहले से लगा दी थी कि अगर मुझे मिला तो ये तो मैं आपको दे पाऊंगा। इसी शर्त पर आप, यानी कि आप भी क्लियर नहीं थे, आपको भी पता था कि इसमें दोनों ही बातें पॉसिबल हो सकती हैं। फर्स्ट डे से आप क्लियर थे इस बात को, तो क्या इस बात के लिए भी मुझे आप दोषी ठहराएंगे? मैं तो कह ही रहा हूं आपसे कि मेरे से कॉन्टेक्ट करने से पहले सोच लीजिए कि कंटिजेंसी है इसके अंदर। बताइए आप, फ्यूचर गुड्स में कोई कंटिजेंसी नहीं बताई गई थी, तो आप निश्चिंत हो गए, बायर निश्चिंत हो गया कि मुझे तो मिल ही जाएगा। तो ऊपर देखिएगा, द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर नॉट डिस्चार्ज ऑन नॉन एक्विजिशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर गुड्स। आप डिस्चार्ज नहीं होंगे। इफ यू आर मेकिंग, इफ यू आर एग्रीइंग टू सेल द फ्यूचर गुड्स, तो सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन कि वो गुड्स को पूरा कराए। लेकिन जब आप कंटिजेंट गुड्स की बात करते हैं, सबसे नीचे की लाइन, द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर डिस्चार्ज ऑन नॉन एक्विजिशन ऑफ कंटिजेंट गुड्स। क्लियर? एक जो ऊपर सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि अनसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स में क्या अंतर होता है। अनसर्टेन, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। अनसर्टेन गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स की एक सब कैटेगरी है, सेलर के पोजीशन में होता है। फ्यूचर गुड्स सेलर के पोजीशन में ही नहीं होता। क्लियर? फटाफट देखिएगा नेक्स्ट पेज पर, छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सब में फंडामेंटल आपको क्लियर करा रहा हूं। नवंबर 18 में डिफरेंस बिटवीन सर्टेन एंड अनसर्टेन गुड्स विद एग्जांपल, जो भी पढ़ के आए वही लिख के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सा बाद में क्लियर होगा आपको कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स। थोड़ा सा अभी हम इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोसेस को, फंडामेंटल को आगे बढ़ाएंगे, तो तब जाके ये चीज क्लियर होगी। ये डायरेक्टली टाइप्स ऑफ गुड्स के चैप्टर से नहीं है, मतलब हम बिल्कुल रिलेट कर पाए कि खाली हमने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ा
और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए, तो ये इसमें संभव नहीं है। तो आज चलिए हम लोग यहीं तक इस चैप्टर को रखते हैं। कल से हम एक नई यूनिट प्राइस ऑफ द गुड्स, ये भी एक छोटी सी यूनिट है, शुरू करेंगे। ऑल्दो पिछले 2-3 बार से प्राइस ऑफ द गुड्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन जो मेन सेल्स ऑफ गुड्स सेक्टर है आपका, वो यूनिट 4 से स्टार्ट होगा। अभी हम केवल फंडामेंटल जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनका आगे यूज होगा, हम उसे ही डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आज की क्लास हम यही वाइंडिंग अप करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।